चलो, so let's start with the another type of cell, that is WBCs, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स. ओके, सो WBCs या फिर वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स जो होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर जब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज़ दीज आर जनरली राउंडेड. ठीक है, राउंडेड बोला है, राउंड नहीं है. ठीक है, और दे आर अमीबॉइड, यानी कि इसका एक स्पेसिफिक शेप मेंटेन नहीं होता है जनरली. मोस्ट ऑफ दी सेल्स लाइक इनके टाइप्स ऑफ सेल्स है जिसमें मैक्रोफाजेस आते हैं जो कि अमीबाइड होते हैं, यानी कि अमीबा के जैसे मूव कर सकते हैं और वो फैगोसाइटोसिस करती है. ठीक है, सो हेंस दे आर अमीबॉइड ऑल्सो. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट इज दे आर हैविंग न्यूक्लियस, सो दे आर न्यूक्लिएटेड इन नेचर. ओके, एंड क्योंकि ये वाइट है या फिर दे आर कलरलेस इन नेचर. ठीक है, तो ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ ल्यूकोसाइट्स. ओके, तो ल्यूकोसाइट्स जो है अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम उनको आगे भी पढ़ने वाले हैं एंड इनके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. तो ल्यूकोसाइट्स के काफ़ी टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जिनको हम काफ़ी डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज. ओके, सो जनरली ये जो WBCs है या फिर ल्यूकोसाइट्स है, इनका भी फॉर्मेशन जो है वो होता है इनटू बोन मैरो. ठीक है, वन ऑफ द टाइप्स जो है वो बोन मैरो में बनती है, कुछ टाइप्स जो है वो स्प्लीन में बनती है. ठीक है, कुछ टाइप्स जो है वो लिम्फ नोड्स में बनती है, फिर वहाँ पे वो रिसाइड भी करती है. ठीक है, and then there is a type of WBC which is then matures into thymus gland also. ओके, तो ये ऐसे अलग अलग लोकेशंस है जहाँ पे हमें WBC ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में मिलती है. ओके, और जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये फैगोसाइटोसिस करती है, यानी कि ये जैसे अमीबा फूड एनगल्फ करता है उसी सिमिलर तरीके से ये लोग क्या करती है, बॉडी के अंदर जो भी सारे फॉरेन मटेरियल आ रहा है, जैसे बैक्टीरियाज आ रहे हैं या फिर वायरसेस आ रहे हैं, इनको सबको ये लोग क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं. सो हैंस दे प्रोड्यूस द से इनका फंक्शन, मेन फंक्शन इज टू कीप डिफेंस ऑफ आवर बॉडी एक्टिव. ठीक है, सो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म दैट इज इम्यून सिस्टम को एक्टिव रखने का काम ये लोग करते हैं. ओके, दैट इज WBCs करती है. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ WBCs, टू एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, और इसीलिए इनको हम लोग इम्यूनोसाइट्स भी बोलते हैं. इम्यूनोसाइट यानी इम्यून सिस्टम के सेल्स, इसीलिए इनको इम्यूनोसाइट्स भी बोला जाता है. ओके, सो अभी ये जो WBCs है उनको जब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करने जाए तो अकॉर्डिंग टू उनका सेल का टाइप हम उनको क्लासिफाई करते हैं जनरली. तो एक मैं यहाँ पे चार्ट बना देती हूँ जो अपने बुक में भी आप बना सकते हो, ये मैं एक नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ उसमें भी रहेगा. ठीक है, सो WBCs को जनरली हम मेजरली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज कॉल्ड एज द ग्रैन्युलोसाइट्स एंड सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज द ए ग्रैन्युलोसाइट्स. ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स जो है इनको ग्रैन्युलोसाइट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके साइटोप्लाज्म में कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, और ये जो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स है उसके उनके प्रेजेंस के हिसाब से इसको हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं जनरली. ओके, तो इसकी जो 3 टाइप्स है उसमें सबसे पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडोफाइल्स. ठीक है, जनरली आप इसको एसिडोफाइल के अलावा बहुत सारे बुक्स में आप इसको इओसिनोफिल्स भी पढ़ सकते हो, या फिर इनको हम जनरली इओसिनोफिल्स इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसको जो ग्रैन्यूल्स है इसके, ठीक है, तो जब हम सेल का स्टेनिंग करते हैं तो उस टाइम में ग्रैन्यूल्स कौन सा स्टेन एब्जॉर्ब करते हैं उस हिसाब से इनके नाम दिए गए हैं. ठीक है, तो अगर वो एसिडिक स्टेन एब्जॉर्ब करता है तो उसको एसिडोफाइल बोलते हैं, अगर वो बेसिक स्टेन एब्जॉर्ब करता है तो उसको बेसोफाइल्स बोलते हैं, एंड अगर ये लोग न्यूट्रल स्टेन अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो इनको न्यूट्रोफाइल्स बोलते हैं. ओके, तो ये अकॉर्डिंग टू द स्टेन एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द ग्रैन्यूल्स इनके 3 टाइप्स, दैट इज एसिडोफाइल, बेसोफाइल, न्यूट्रोफाइल्स. ओके, तो या फिर इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इनके ये 3 नाम है. ठीक है,
जो ए ग्रैन्युलोसाइट्स है इनको हम जनरली क्लासीफाई करते हैं इनटू टू मेजर टाइप्स। एक है मोनोसाइट्स, ठीक है। मोनोसाइट्स जो है इनको हमने अभी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में भी छोटी छोटी जगहों पे देखा था, ठीक है। विच लेटर ऑन मैच्योर इनटू मैक्रोफाजेस। अभी ही मैंने मैक्रोफाजेस के बारे में बताया था कि मैक्रोफाजेस दे आर अमीबा लाइक सेल्स जो लोग फैगोसाइटोसिस करते हैं ऑफ डिफरेंट फॉरेन मटेरियल विच एंटर्स इनटू आवर बॉडी। एंड देन दूसरा टाइप जो है इनको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, ठीक है। लिम्फोसाइटिक सेल्स जो है ये लिम्फ के थ्रू कैरी होते हैं इनटू ब्लड। ये जनरली बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म इनटू सेल टू सेल ऑर्डर या फिर सेल टू सेल मैनर में करते हैं, यानी कि इनको पूरी इन्फॉर्मेशन है कि बॉडी के कौन से सेल में क्या काम शुरू है, या फिर बॉडी के कौन से सेल में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, कौन से एरिया में इन्फेक्शन हो रहा है, उसको फाइट करने का ट्रिगर जो है ये लोग देते हैं, दैट इज़ लिम्फोसाइट, ठीक है। तो लिम्फोसाइट्स जो है जनरली इसके दो टाइप्स है मेजर, ठीक है। एक का नाम है बी सेल और दूसरे का नाम है टी सेल, ठीक है। बी सेल जो है उसका नाम बी सेल इसलिए है क्योंकि ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होता है, वहीं पे मैच्योर होता है, सो हेंस इट इज कॉल्ड एज बी सेल। जबकि टी सेल को हम टी सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बनता तो बोन मैरो में है बट इसका मैच्योरेशन थाइमस ग्लैंड में होता है। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस हियर। सो थाइमस ग्लैंड में इसका मैच्योरेशन हो रहा है इसलिए इसको टी सेल बोला जाता है। तो बी सेल जो है इसके भी टाइप्स है बहुत सारे और टी सेल के भी बहुत सारे टाइप्स है। तो जनरली बी सेल के दो टाइप्स आते हैं, एक होता है एंटीजन प्रोड्यूसिंग सेल और एक होता है जनरली जो मैक्रोफेजिक एक्टिविटी करता है। और दूसरा वाला जो है टी सेल, उसके चार टाइप्स होते हैं, टी किलर सेल, टी सप्रेसर सेल, टी सेल विच गिव्स इम्यून रिस्पॉन्स को जो जनरेट करता है, वो है टी हेल्पर सेल जो इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है, और जाके एक होता है टी मेमोरी सेल। तो ये चार टाइप ऑफ सेल है उसके जो जनरली इसमें फंक्शन करते हैं। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ WBCs विच आर प्रेजेंट इनटू आवर बॉडी और उनके फंक्शंस जो मैंने कुछ थोड़े बहुत बताए वो सारे। ओके, तो अब हम इनको डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एसिडोफाइल या फिर इओसिनोफिल्स जो है जनरली ये ब्लड में 2 to 3% प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये जो जनरली इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं इओसिनोफिल का तो ये काफ़ी बड़ा सेल होता है और उसके सेल के साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं जैसे मैंने पहले भी बताया, और उसका न्यूक्लियस जो है वो लोब्ड होता है, ठीक है। बाइलोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इसका। ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ WBC की, उसका न्यूक्लियस जो है वो काफ़ी कैरेक्टरिस्टिकली लोब्ड या फिर बाइलोब्ड दिखाई देता है, ठीक है। तो दीज आर द ग्रैन्यूल्स विच विल टेक अप द एसिडिक स्टेन, ओके। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, इओसिनोफिल बोला जाता है। तो इओसिनोफिल जो है ये बोन मैरो में इसका फॉर्मेशन होता है। जनरली इसका लाइफ स्पैन जो है वो 4 to 8 डेज होता है, और टिश्यूज़ में वगैरह इसका अगर एक्टिविटी शुरू हो तो इसका लाइफ स्पैन 4 to 5 डेज होता है। एज़ कम्पेयर टू RBCs इनका लाइफ स्पैन काफ़ी कम है, ठीक है। सो इसका लाइफ स्पैन जैसे मैंने पहले बताया 4 to 8 डेज का तक का लाइफ स्पैन हो सकता है। तो जनरली इतना कम लाइफ स्पैन होने का रीज़न भी यही है कि ये लोग जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में है। अगर ये सेल जितना पुराना होते जाएगा उसका फाइटिंग एबिलिटी कम होते जाएगा। सो हेंस इट हैज़ वेरी से लेसर अमाउंट ऑफ लाइफ स्पैन, ताकि ये सेल नए नए बनते रहे और उनकी एक्टिविटी अच्छी रहे। तो इसका इम्पॉर्टेंट रोल जो है इओसिनोफिल्स का, इट गिव्स एंटी एलर्जिक रिएक्शंस इनटू आवर बॉडी, या फिर जहाँ पे पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं वहाँ पे ये लोग इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। तो मेजर फंक्शन इज़ एंटी एलर्जिक रिएक्शंस। तो जनरली एलर्जीज़ में वगैरह ब्लड टेस्ट करने के बाद इओसिनोफिल का काउंट चेक किया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन है कि इन्फेक्शियस रिएक्शन है। ओके, सो हेंस वी कैन फाइंड आउट थ्रू एसिडोफिल और इओसिनोफिल टेस्ट इनटू आवर ब्लड। दूसरा जो है बेसोफिल्स, दीज आर जनरली 0.5 to 1% इनटू आवर ब्लड। ये भी दिखने में काफ़ी इओसिनोफिल के जैसे ही होती है, ठीक है। बस इसका न्यूक्लियस जो है वह बाइलोब्ड नहीं है, उसमें के साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्यूल है, बट उसका न्यूक्लियस इज़ नॉट हैविंग अ प्रॉपर शेप। ओके, तो वो न्यूक्लियस भी उसका थोड़ा सा इरेगुलर शेप का है। बेसिक स्टेन लेता है इसका साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। ओके, सो एस शेप्ड या फिर 3 लोब शेप्ड करके इसका न्यूक्लियस दिखता है हमें। इसका भी प्रोडक्शन जो है वो बोन मैरो में होता है, ओके। जिसकी हम बात करें दैट इज़ बेसोफिल। इसका भी लाइफ स्पैन इज़ ऑलमोस्ट अबाउट 4 to 8 डेज,
ओके। एंड देन इसका मेन जो फंक्शन है दैट इज सीक्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस लाइक हेपारिन, हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन्स। ओके, सो दीज आर सब्सटेंसेस विच आर इसेंशियल फॉर कीपिंग आवर ब्लड इन टू अ नॉर्मल स्टेट। ओके, या फिर हिस्टामिन्स जो है वो जनरली बॉडी को इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं। हेपारिन वगैरह जो है वो लोग भी काफ़ी बॉडी में, तो हिपैरिन जो है वो ब्लड को लिक्विड फॉर्म में रखने के लिए हेल्प करता है, यानी कि वो कोएगुलेशन को प्रिवेंट करता है। या फिर जाके हिस्टामिन्स एंड सेरोटोनिन्स जो है वो बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स भी जनरेट करते हैं, और वो जनरली सेरोटोनिन जैसे कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है, तो उसमें भी वो काफ़ी हेल्प करता है, बट हियर इट इज़ मेजरली हेल्पिंग इनटू इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, तो ये उसका फंक्शन हो गया। तीसरा जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल का भी स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो उसमें भी जनरली न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड रहता है, ठीक है, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, और उसका भी ग्रैन्यूल जो है वो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल जो न्यूट्रल स्टेन से वो स्टेन हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट समथिंग इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, 60 to 65% जो है वो न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं इनटू ब्लड। और ये मल्टीलोब्ड के साथ इसमें अगर हम देखते हैं तो ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होती है। ओके, इसका भी लाइफ स्पैन इज़ ऑलमोस्ट 4 to 8 days ओनली। ओके, एंड इनका नेचर जो है वो है फैगोसाइटिक, यानी कि जैसे मैक्रोफेजेस वर्क करते हैं वैसे ही ये लोग भी काम करते हैं, दैट इज़ ये आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो फैगोसाइटोसिस में जैसे मैंने पहले भी बताया, दे एनगल्फ द फॉरेन एंटरिंग मटेरियल एंड ईट इट अप। ओके, तो ये उसका फंक्शन है। वैसे ही अभी हम स्टडी करते हैं ऑफ मैक्रोफाज। तो मैक्रोफाजेस जनरली जैसे मोनोसाइट मैंने बताया वो इरेगुलर अमीबॉइड शेप का होता है। उसका न्यूक्लियस भी इट इज़ जनरली बाइलोब बोल सकते हो, या फिर थोड़ा सा इरेगुलरिश थोड़ा सा दिखता है। ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल नहीं है, इसीलिए क्लियर है साइटोप्लाज्म इसका साइटोप्लाज्म ग्रैन्युलर है, इसका साइटोप्लाज्म क्लियर है, ठीक है। तो बीन शेप का या फिर किडनी शेप का इसका न्यूक्लियस है, ये भी प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में, ठीक है। और दिस इज़ प्रेजेंट ऑलमोस्ट 6 to 8% इनटू द ब्लड। ओके, एंड इसका लाइफ स्पैन जो है इट इज़ ओनली से ब्लड में अगर हो तो 10 to 20 days का लाइफ स्पैन है इसका, 10 to 20 hours का लाइफ स्पैन है इसका। और अगर ये टिश्यू में है, यानी कि ये अगर मेमोरी रख रहा है, तो इट कैन इवन स्टे फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स। ओके, तो जनरली ये मेमोरी कीपिंग में हेल्प करता है, जनरली ये एंटीबॉडीज़ को अपने साथ लेकर रखता है, तो इसीलिए मेमोरी रखने के लिए इट कैन स्टे फॉर इवन डेज और ईयर्स इनटू आवर बॉडी और टिश्यू, ठीक है। एंड इट्स फंक्शन इज़ फैगोसाइटोसिस। फिर आते हैं हम लिम्फोसाइट्स में। तो लिम्फोसाइट्स जो है जनरली दीज आर प्रेजेंट इनटू 20 to 25% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इनटू आवर ब्लड। और ये जनरली जो है वो बेसोफिलिक होती है, इसमें स्टेन जो है वो बेसिक स्टेन आता है। ये राउंडेड होता है न्यूक्लियस अगर इसका हम देखेंगे तो। ओके, काफ़ी सर्कुलर ऐसा दिखाई देने वाला इसका न्यूक्लियस होता है, नॉट एग्जैक्टली सर्कल बट ओके कुछ इस तरह से। साइटोप्लाज्म क्लियर है, ग्रैन्युलर नहीं होता है साइटोप्लाज्म इसका। और अगर इसके प्रोडक्शन देखेंगे तो ये लिम्फ नोड में, स्प्लीन में, थाइमस में, टॉन्सिल्स में, पेयर्स ग्लैंड्स में, पेयर्स पैचेस में, ये बहुत सारी जगहों पे ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इट्स लाइफ स्पैन कैन बी फॉर अ फ्यू डेज और इवन फॉर ईयर्स, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया ये भी मेमोरी कीपिंग में हेल्प करता है, और ये जनरली एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सो व्हाट आर नाउ पॉइंट आता है कि एंटीबॉडी क्या है, ठीक है। सो एंटीबॉडी लुक्स समथिंग लाइक दिस। तो जो ग्लोबिन प्रोटीन्स हमने साइटोप्लाज्म में बात की हुई थी, ठीक है, उनके पास में अगर हम देखते हैं तो ये ग्लोबिन प्रोटीन्स से बनता है ये एंटीबॉडी, इनको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको फ़िलहाल के लिए तो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट स्टिल। तो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स जो है ये क्या करती है, जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बैक्टीरिया जिसके सरफेस के ऊपर ये एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। तो ये एंटीजन के शेप का एंटीबॉडी का रिसेप्टर आर्म होता है, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, इस आर्म से इस एंटीजन को पकड़ सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत सारे बैक्टीरियाज को यहाँ पे एक पकड़ेगा, यहाँ पे एक पकड़ेगा,
इस एंड में दूसरा एंटीबॉडी लगेगा, ठीक है, वहाँ पे 2 और पकड़े जाएंगे। ऐसे करके वो एक एक करके बहुत सारे जो है वो बैक्टीरियाज पकड़ के क्लम्प बना देता है, और फिर वो मैक्रोफाज को क्या करता है, चांस देता है कि इन सब बैक्टीरियाज को एक बार में खा जाए, ठीक है। सो ये फंक्शनिंग जो है वो स्पेसिफिकली हमें दिखाई देता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इनटू कैप्चरिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव एंटर्ड इनटू आवर बॉडी। तो ये इसका फंक्शन है, मेजर फंक्शन, जिसके थ्रू ये हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है फॉर कैचिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फॉरेन पार्टिकल्स एंटरिंग इनटू आवर बॉडी। सो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या है, जिनको ही हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, इसी का नाम एंटीबॉडीज है। दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बी सेल, ठीक है, और फिर जाके इनको प्रोड्यूस करने का सिग्नल देता है जनरली टी हेल्पर सेल। तो टी हेल्पर सेल सबसे पहले पूरे बॉडी में सर्वेलेंस करता है, जहाँ पे वो फाइंड करता है कि कौन से सेल में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उस हिसाब से फिर जाके ये पूरे इम्यून सिस्टम के जो लिम्फोसाइट्स है उनको इन्फॉर्म कर देता है थ्रू लिम्फ नोड्स, और फिर जाके इन्फॉर्मेशन आने के बाद इनको अटैक करने के लिए पूरा सिस्टम जाता है। तो कौन कौन जाता है, टी सेल्स में से टी किलर सेल जाता है, जो कि सेल टू सेल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करके सेल्स को मार डालता है। बी सेल में से ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल जाता है, जो ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके बैक्टीरियाज को पकड़ता है, और फिर जाके मैक्रोफेजेस या फिर न्यूट्रोफिल्स आके उनको खा जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बी सेल का फंक्शनिंग। और फिर आता है एंड में टी सप्रेसर सेल। तो टी सप्रेसर सेल क्या करता है, टी सप्रेसर सेल सप्रेसेस द एंटायर इम्यूनिटी एंड इट काम्स डाउन द सिस्टम, अदरवाइज द सिस्टम विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग आवर सेल्स ऑल्सो। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये फंक्शन है उसका टी सप्रेसर सेल का, ओके। इनको हम और डिटेल में इनके सबके फंक्शनिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इनटू व्हाई डू वी फॉल इल। तो फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इसके टाइप्स याद रखने हैं, ये बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद अपना बचता है एक लास्ट सेल, दैट इज़ प्लेटलेट्स। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट प्लेटलेट्स नाउ, या फिर जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स जो है ये सबसे छोटा सेल है ब्लड का, और ये जो है जनरली ये भी नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। और फिर ये बाइकॉन्केव होती है, जैसे अपना आरबीसी था, और इसका अगर हम साइज़ देखेंगे तो इट इज़ 2 to 3 μm इन डायमीटर, और जनरली ये जो है ब्लड में दे आर प्रेजेंट इन मिलियंस, यानी कि जनरली इट इज़ 0.15 to 0.35 मिलियन पर mm3, ओके इतने इसका नंबर होता है। जनरली ये काफ़ी हाई नंबर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि इट इज़ ऑलमोस्ट 1,50,000 to 3,50,000 प्लेटलेट्स पर mm3, ओके। तो इतने ज़्यादा नंबर में ये प्रेजेंट होती है अपने ब्लड में। तो जनरली ये क्या करती है, तो जनरली ये साइटोप्लाज्म जो है इसका वो उसके अंदर जो है, सॉरी नॉट साइटोप्लाज्म, जनरली अपने बोन मैरो में एक मेगा कैरियोसाइट होता है, यानी कि एक मेगा सेल होता है जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, जिसके अंदर से ये ब्रेक होके निकल रही है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पीसेस में निकलते जाती है विदाउट न्यूक्लियस, क्योंकि वो मेगा कैरियोसाइट था, और फिर ये क्लम्प्स में प्रेजेंट होती है इनटू आवर ब्लड, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन इज़ अबाउट 1 वीक, नॉर्मली 1 वीक के लिए ये लोग ज़िंदा रह सकते हैं, और ये इंजर्ड ब्लड वेसल्स से बाहर निकलती है, और या फिर जगह पे जहाँ पे इंजरीज होती है या फिर कट्स होते हैं बॉडी में, वहाँ पे सब जगह पे ये निकल के क्लम्पिंग करती है, ठीक है। सो इट हेल्प्स इनटू क्लॉट फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसिस, ओके, यानी कि क्लॉट फॉर्मेशन, इसीलिए इसका नाम है थ्रोम्बोसाइट, ओके। तो ये है प्लेटलेट का मेजर फंक्शन, दैट इट प्रमोट्स ब्लड कोएगुलेशन इनटू आवर बॉडी, ओके। कोएगुलेशन या फिर क्लॉट फॉर्मेशन सेम वर्ड, थ्रोम्बोसिस भी सेम वर्ड, ओके। प्रोडक्शन को हम बोलते हैं जनरली इसका नंबर जब इंक्रीज़ हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सॉरी जो डिक्रीज़ हो जाता है और ब्लीडिंग कॉज करता है उसको हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ओके। जब भी इसके सेल्स मरना शुरू हो जाते हैं, तो ये जनरली बहुत ज़रूरी है कि बॉडी में प्लेटलेट का काउंट नॉर्मल रहे, ताकि ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करे। अदरवाइज ब्लड क्लॉटिंग जनरली
रुक जाता है, ठीक है। तो इसका शेप अगर हम देखते हैं तो ये काफ़ी मिलता जुलता टू आरबीसी होता है, ओके, विदाउट न्यूक्लियस, बायकॉन्केव एंड वेरी स्मॉल सेल्स, वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू इवन आरबीसीज, ठीक है। तो कुछ ऐसे दिखने में अपने प्लेटलेट्स होती है। अब ये तो हो गया ब्लड का अपना जो सेल्स है और उसके कंपोनेंट्स है उनके बारे में, यानी मेजर जो है वो हो गया प्लाज्मा, और दूसरा जो था वो था अपना उसके सेल्स। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स भी हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया अभी तक। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ द ब्लड, ओके। तो इतना सब कुछ स्टडी करने के बाद अभी इसका मेन चीज़ आ गया, दैट इज़ फंक्शन क्या है ब्लड का हमारे बॉडी में। सो लेट्स टॉक अबाउट ईच एंड एवरी फंक्शन वन बाय वन। तो सबसे पहला फंक्शन था ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। तो उसमें कौन कौन आया, फूड आया, हॉर्मोन्स आए, एंजाइम्स आए, विटामिन्स आ गए, या फिर इसमें आ गया वेस्ट प्रोडक्ट्स, एवरीथिंग इज़ कैरिड बाय ब्लड। दूसरा इसका फंक्शन है इट जो आरबीसीज है वो कैरी करती है ऑक्सीजन को, ठीक है। तीसरा जो है डब्ल्यूबीसीज क्या कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। इम्यून रिस्पॉन्स को हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट मच। देन थ्रोम्बोसाइट्स या फिर प्लेटलेट्स हेल्प इनटू ब्लड क्लॉटिंग, ओके। और फिर जाके जनरली ब्लड जो है वो पूरे बॉडी में घूमते रहता है, तो उसकी वजह से थर्मो रेगुलेशन होता है, यानी कि ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, जिसको हम होम्योस्टैसिस बोलते हैं। इसमें बहुत सारा पानी है तो वाटर मेंटेनेंस एंड पीएच मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी भी होता है थ्रू ब्लड। सो ये हो गए मेजर फंक्शंस ऑफ ब्लड, ओके। सो दिस इज अबाउट ब्लड। अब बचता अपना एक ही लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ लिम्फ, ओके। सो नाउ व्हाट इज़ लिम्फ। तो लिम्फ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है। जनरली बहुत ज़्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूज होने की कुछ चीज़ नहीं है, ठीक है। सो लेट अस टॉक अबाउट लिम्फ इन डिटेल, ठीक है। तो ये लिम्फ होता क्या है, ओके। सो लिम्फ कुछ एकदम नया चीज़ नहीं है, ये ब्लड का ही एक कंपोनेंट है। तो लिम्फ क्या है, इट इज़, इसको हम बोल सकते हैं फिल्टर्ड ब्लड। तो इसको फिल्टर्ड ब्लड क्यों बोल रहे हैं हम लोग, बिकॉज ये जनरली जब क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। सो इट इज़ ब्लड डिवॉइड ऑफ few cells, like for example devoid of RBCs, ठीक है, devoid of platelets and some blood proteins, जो कि उसके प्लाज्मा में थे। इनको छोड़ के जो सब कुछ लिक्विड है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो है ये, जैसे मैंने पहले भी बताया कि ये ब्लड में से ही बाहर निकला हुआ कंपोनेंट है, ठीक है। तो ब्लड जो है वो जनरली ब्लड वेसल में कैरी होता है। तो ब्लड वेसल जो है वो एक टाइम के बाद, यानी कि एक लिमिट के बाद, वो बहुत छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। तो कैपिलरीज जो है वो जनरली सिंगल सेल की थिकनेस की होती है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, ओके। सो यू कैन सी हियर, ये है कैपिलरी। अब कैपिलरी के सेल्स के अंदर से यहाँ से पूरा ब्लड बह रहा होता है, ठीक है। सो दिस इज़ ब्लड, जो बीच में मैंने ड्रॉ किया, इसको मैं थोड़ा सा और कलर में कोई कर देती हूँ, ओके। सो जो ग्रीन में मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है दैट इज़ ब्लड, रेड होना चाहिए था ओके कोई बात नहीं। तो ये जो ग्रीन वाला है वो ब्लड है, जो ऑरेंज वाला है वो अपना कैपिलरी का वॉल है। तो जनरली सपोज फॉर एग्जांपल, मुझे अगर कैपिलरी के बाजू वाले जो सेल्स है, ठीक है, मुझे अगर यहाँ से फूड देना है इसको, तो मैं यहाँ से इजीली दे पाऊँगी, पर इसको देना है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ब्लड में से फूड अपने आप तो नहीं ट्रांसफ़र होगा, या फिर ऑस्मोसिस होगा, तो वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक तो नहीं होगा। और फिर हम सिर्फ ये छोटा सा डिस्टेंस बात कर रहे हैं, इट कैन बी दिस मच ऑल्सो, इट कैन बी एंटायर पेज ऑल्सो, तो वो डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है ना।
तो ये डिस्टेंस कवर करने का काम जो है वो खुद कैपिलरी जाके नहीं कर सकता। तो इस कंडीशन में कौन काम में आता है? इस कंडीशन में लिम्फ काम में आता है। तो ब्लड में से ये जो सेल कैपिलरी के सेल्स के बीच वाला स्पेस है, इसमें से एक फ्लूइड निकलता है और इन सेल्स के ऊपर ये पूरी तरह से बहता है, यानी कि इट बेथ्स दीज सेल्स, बेथ यानी नहला रहा है उसको, ठीक है। तो ये सेल्स के ऊपर पूरी तरह से बहता है और वहाँ पे ये डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू सारी चीज़ें जो मटेरियल इसेंशियल है, जैसे फॉर एग्जांपल फूड हो गया, या फिर जाके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट्स हो गए, या फिर जाके विटामिन्स हो गए, एंजाइम्स, हार्मोन्स, ये सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है? लिम्फ करता है। तो लिम्फ को हम लोग एक और नाम से बोलते हैं द मिडल मैन, ठीक है। तो मिडल मैन हम किसको बोलते हैं? जो दो चीज़ों के कनेक्शन बनाता है ना। तो जो चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में, अलग अलग मटेरियल को एक्सचेंज करने में हेल्प कराता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिडल मैन, ओके। तो ये मिडल मैन का काम करता है लिम्फ। तो ये क्या कर रहा है? अभी हर एक सेल के ऊपर फ्लो होगा, यहाँ से फिर सेल जाके क्या करेगा? एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, और फिर एक्सचेंज के बाद सारी इसेंशियल चीज़ें ली जाएगी, सारी नॉन इसेंशियल चीज़ें उसमें वापस डाली जाएंगी। तो इस वजह से फिर जाके इट विल रिमूव ऑल ऑफ दी things which are not essential and give into the cell which are essential things, okay। तो ये काम कर रहा है कौन? लिम्फ कर रहा है, ठीक है। तो लिम्फ जो है वो स्पेसिफिकली इसमें और एक चीज़ प्रेजेंट होती है और वो है लिम्फोसाइट्स, ठीक है। तो मेजरली इसमें जो सेल आता है वो है सिर्फ लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइटिक सेल जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, जो अपने बी सेल, टी सेल है, वो भी इस गैप में से स्क्वीज़ होकर बाहर निकलते हैं। और ये हर एक सेल को जब लिम्फ जाके विजिट कर रहा है तब वो खुद जाके इसमें से चेक करते हैं, इसमें इन्फेक्शन है क्या? नहीं है, चलो आगे। इसमें है क्या? नहीं है, चलो आगे। ऐसे करके वो सेल टू सेल जाके चेक करता है कि किस में इन्फेक्शन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। और फिर जाके हमें पता चलता है कि हर एक जो साइट है वहाँ पे प्रॉपरली सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर जाके इन्फेक्शन है कि नहीं है। ये सब चीज़ें देखने का काम कौन करता है? अपना लिम्फ करता है, ठीक है। तो लिम्फ जो जब यहाँ से पूरी तरह से वो बाहर निकलता है, देन इट गोज़ इनटू लिम्फैटिक कैपिलरीज, एंड फ्रॉम लिम्फैटिक कैपिलरीज इट गोज़ इनटू लिम्फैटिक वेन्स, और फिर जाके इट गोज़ एंड अटैचेस टू अ सिस्टम जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लिम्फ नोड्स जो है वो जनरली ये अपने बॉडी के कुछ एरियाज़ में ऐसे टिश्यू प्रेजेंट होता है जो यहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स में बहुत काफ़ी बड़ा इसका रोल है। तो लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फ नोड एंड जो स्प्लीन है या फिर जाके जो लिम्फेटिक कैपिलरीज है, ये सब लोग एक साथ आके अपनी इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसको फंक्शनिंग जो है डिटेल में लिम्फ नोड्स का, वो भी हम लोग वाई डू वी फॉल इल में पढ़ने वाले हैं। तो जनरली एक शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लिम्फ नोड्स जो है वो हमारे बॉडी में, सपोज़ फॉर एग्जांपल अगर कुछ इन्फेक्शन होता है, जैसे कफ या फिर कोल्ड है, तो इस कंडीशन में हमारे थ्रोट रीजन में जो टॉन्सिल्स है वो स्वेल हो जाती है। तो टॉन्सिल्स में मेजरली देर आर ऑलमोस्ट 7 टाइप्स ऑफ लिम्फ नोड्स विच आर प्रेजेंट, which get the trigger of these organisms being thriving into our throat region, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं? इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने के लिए टॉन्सिल्स को स्वेल करा देते हैं। तो इसीलिए जनरली कफ एंड कोल्ड के टाइम में हमारे थ्रोट रीजन में टॉन्सिल्स में वगैरह पेन होता है, ठीक है। तो इस तरह से वो अपना इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट कराती है। तो ये उसका फंक्शन है, ठीक है। तो फंक्शंस देख लेते हैं लिम्फ के। तो ये मेजर फंक्शन है इसका, दैट इज ट्रांसपोर्ट, यानी कि ब्लड से भी लिम्फ निकल के मेजरली ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन जो है वो मॉइस्चराइज करता है सेल्स को, ठीक है। लिम्फ जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में फैट एब्जॉर्प्शन करता है, ओके। एंड देन अगेन लिम्फ जो है वो इम्यून सिस्टम में फंक्शन करता है, या फिर इम्यून सिस्टम के ट्रिगर्स प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज़ द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ इनटू आवर बॉडी, और ये है लिम्फ के बारे में इंफॉर्मेशन, ओके। सो आई होप दिस इज़ क्लियर फॉर यू ऑल। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी, बट देन 2 वीडियोस बन ही गए, ओके। सो टेक योर टाइम, वीकेंड है, आप आराम से इसको देख लेना, और अगर कुछ डाउट हो देन यू कैन आस्क मी, ओके। चलो देन,
आई मीट यू इन टू नेक्स्ट क्लास। जो नोट्स प्रोवाइड किए उनको रीड करो और अपने रेजॉक्सी के शीट्स को भी रीड करो, जो उसमें क्वेश्चंस है उसके रिगार्डिंग वो भी सॉल्व करो होमवर्क के लिए, एंड देन यू कैन सेंड इट टू चेकिंग। ओके, सो आई मीट यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय।